हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन आज फिर से आप लोगों के लिए बेसिक फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहां कहां पूछा जाता है चलिए देखते हैं। तो बेसिक फिजिक्स का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस जो सेमेस्टर एग्जाम देते हैं स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका 2020 ऑड सेमेस्टर का और बेसिक फिजिक्स का। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज ए फंडामेंटल यूनिट। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सवाल। देखिए कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक कंबाइंड एंट्रेंस हो या फिर सेमेस्टर एग्जाम हो। तो देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज ए फंडामेंटल यूनिट। तो हम लोग चूँकि जानते हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं। कौन कौन है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वान्टिटीज़? यहाँ देखिए लिस्टिंग कर रहे हैं, है ना। लेंथ है, मास है, टाइम है, लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, टॉप सबस्टांस, लुमिनस इंटेंसिटी है और करंट है। तो देखिए करंट इसमें ऑप्शन है कि नहीं, है ना। तो न्यूटन क्या है? न्यूटन जो है यूनिट है फोर्स का। एम्पियर क्या है? एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट। वाट क्या है? वाट इज अ यूनिट ऑफ पावर एंड जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? क्या पूछा गया है? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल कौन हो जाएगा? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00542। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसमें? तो मैंने इसका स्पेशल वीडियो बना दिया है सिग्निफिकेंट फिगर का, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। इसका बहुत अच्छे तरीके से इसमें कंसेप्ट मैंने दिया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो मेन जो डिजिट होता है उसके पहले जो भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किए जाते हैं। अगर यही जीरो इधर होता 5420000, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होता। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर कंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन। पॉइजन्स रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू किनके बीच होगा, है ना। तो पॉइजन्स रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है -1 और +½ के बीच, यानी 0.5 भी इसको लिख सकते हैं, 0.5 के बीच होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि पॉइजन्स रेशियो कहते किसको हैं। तो इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। देखिए पॉइजन्स रेशियो जो है, पॉइजन्स रेशियो डिफाइंड है, पॉइजन्स रेशियो इट इज डिफाइंड एज lateral strain to linear strain, ratio of lateral strain divided linear strain। अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं lateral strain क्या है। तो मान लिया कि कोई ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसको हम कंप्रेस करेंगे या फिर इसको हम खींचेंगे, एक्सपेंड करेंगे, है ना। इसको या तो आप कंप्रेस करें या खींचेंगे, तो क्या होगा कि इसका जो डायमीटर है, ये मान लिया कि डायमीटर d है, और आफ्टर कंप्रेस करने के बाद इसका डायमीटर चेंज हो गया, है ना, इसका डायमीटर चेंज हो गया, तो d' हो गया। तो निश्चित है कि लेंथ, अब जब इसको प्रेस करेंगे तो डायमीटर चेंज होगा, डायमीटर बढ़ेगा, है ना। तो निश्चित है कि इसका लेंथ भी चेंज होगा। तो इस समय का लेंथ हो गया L और L0, और इस समय का लेंथ हो गया L। इस समय का ये हो गया D0 और इस समय का डायमीटर हो गया D। तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को स्ट्रेन डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन कहता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ। इसको हम लोग लीनियर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे लिख लीजिए लीनियर। और लैटरल स्ट्रेन जो होगा चेंज इन डायमीटर बाई ओरिजिनल डायमीटर के रेशियो को हम लोग लैटरल स्ट्रेन डिफाइन करते हैं। और इन दोनों के रेशियो को लैटरल स्ट्रेन अगर यहाँ पे हम पुट कर दे del d/d डिवाइडेड
डेल एल बाई एल। तो ये जो डिफाइन होगा हमारा पॉइजन्स रेशियो है और इसका मान -1 से 0.5 पॉजिटिव के बीच लाइज करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज। कहता है कि लिक्विड जो सॉलिड सरफेस को भिंगा देता है, वेट मीन्स भिंगाना, तो उस समय एंगल ऑफ थीटा क्या होगा। तो चूंकि कोई भी लिक्विड किसी भी सॉलिड सरफेस को कब भिंगाएगा या उसमें कब चिपकेगा, तो ये तभी संभव है जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से अधिक होगा, है ना। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। एडहेसिव फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं असंजक बल, असंजक बल। कोहेसिव फोर्स इसको कहते हैं ससंजक बल, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कोहेसिव और एडहेसिव, है ना, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल यानी फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्स एंड फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। जैसे अगर हम पेन से लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो पेन, इंक और बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स है ना। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स लगता है, जैसे हम किसी वाटर को गिराते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि गोल अपना बना लेता है ना। कॉन्ट्रैक्शन प्रकृति उसमें पाया जाता है, तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो कहता है कि जब एडहेसिव फोर्स का मान, है ना, एडहेसिव फोर्स का मान बड़ा हो जाता है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स अधिक हो जाता है, किससे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स से, तो उस समय जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो एक्यूट बनेगा। और एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री, है ना, यानी थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। लेकिन जब कोहेसिव फोर्स का वैल्यू अधिक होगा एडहेसिव फोर्स से, उस समय जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो वैसे केस में कोहेसिव फोर्स जब ग्रेटर होगा तब एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस बनेगा। तो यहाँ पर हमारा सवाल पूछ रहा है द लिक्विड विच वेट्स सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा, एक्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूलर कॉलिजन द मेथड इज कॉल्ड। तो जब हीट का ट्रांसफर मॉलिक्यूलर कॉलिजन से होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन, है ना। कंडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच heat is transferred from one molecule to another molecule by molecular collisions without transfer of molecules from one point to another point। चलिए इसको देखते हैं और अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से। तो इसमें 3 सवाल आते हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है ना, तीनों को हम देखते हैं एक एक करके। तो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन, है ना, इसको हिंदी में चालन कहते हैं, चालन। तो चालन कहता है कि जो ठोसों में ऊष्मा का संचार होता है ना, हीट ट्रांसफर्ड इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो अपने जगह पे स्थिर होते हैं और केवल हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। उनका मॉलिक्यूलर मोबाइलाइजेशन नहीं होता है, मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह घूमते फिरते नहीं हैं, वो सिर्फ ऊष्मा को ट्रांसफ़र करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स को। इसको हम लोग कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है किस प्रोसेस के थ्रू, तो बाय कंडक्शन प्रोसेस। दूसरा है आपका कन्वेक्शन, संवहन। तो संवहन कहते हैं वैसी प्रक्रिया को जिसमें हीट का ट्रांसफर किसके थ्रू हो, तो बाई एक्चुअल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है ना, जिसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट के थ्रू हीट का कंडक्शन हो, उसको हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। जैसे जितने भी वाटर हम लोग देखते हैं गर्म करते हैं तो कहते हैं पानी खौल गया, तो पानी खौल गया उसमें क्या देखते हैं कि नीचे का मॉलिक्यूल्स ऊपर जाता है, फिर ऊपर का मॉलिक्यूल्स नीचे जाता है और ये प्रक्रिया चलते रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं यानी पानी का खौलना, है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन।
ठीक उसी तरीके से जो आंधी तूफान आता है तो हवा जो गर्म होता है, हवा यानी कि वार्म्थ ऑफ एयर, हवा के गर्म होना, ये भी किस प्रोसेस का एग्जाम्पल है? कन्वेक्शन प्रोसेस का, यानी कि संवहन। तीसरा देखिए हम लोग देख रहे हैं, तीसरा रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन। तो रेडिएशन प्रोसेस कहता है, रेडिएशन इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट मीडियम, यानी इसमें हीट ट्रांसफर होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। जैसे सनलाइट जो हमारे पास आ रहा है तो हजारों लाखों किलोमीटर दूर से आ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि कुछ हाइट तक एटमॉस्फेयर है और उसके बाद वैक्यूम है। तो सोचिए कि वैक्यूम से भी लाइट आ रहा है और इतना एनर्जी कंटेन करता है सनलाइट, तो इसमें हम कह सकते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? बाय रेडिएशन प्रोसेस। तो रेडिएशन प्रोसेस में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हीट ट्रांसफर होने के लिए विदाउट मीडियम। तो इसका केवल और केवल एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा, सनलाइट कम्स फ्रॉम सन टू अर्थ। तो सनलाइट comes from sun to earth is by radiation process। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे मॉलिकुलर कोलिजन बोला है ना। अगर बोलता एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स तो कन्वेक्शन हो जाता, और बोल देता है अगर विदाउट मीडियम, बिना किसी मीडियम का हीट का ट्रांसफर हो रहा तो किस क्या मारते हैं वहाँ पे? रेडिएशन। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। हम लोग 6 तक देख चुके थे, है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा इज, है ना। यानी कि लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट और सुपरफिशियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा राइट ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते किसको हैं। यानी कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, उसमें टेम्परेचर देते हैं, तो उसमें फैलाव होता है ना। तो वो जो चेंज इन लेंथ है, यानी फैलाव है, वो किसके समानुपाती है? तो L माइनस एल नॉट प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, जहाँ एल नॉट ओरिजिनल लेंथ है और एल आफ्टर एक्सपेंशन है, फिर L माइनस एल नॉट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? L माइनस एल नॉट प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू टी। अब जब हम किसी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, बराबर लगाते हैं, तो कांस्टेंट डालते हैं, तो L माइनस एल नॉट इक्वल टू अल्फा एल नॉट इंटू टी। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अल्फा कैसे डिफाइंड है? L माइनस एल नॉट, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? L माइनस एल नॉट डिवाइडेड एल नॉट इंटू टी। इसी तरह से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को डिफाइन करते हैं। सुपरफिशियल मतलब एरियल, यानी एरिया में जो चेंजिंग आता है। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, तो चेंज इन एरिया A माइनस ए नॉट प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होगा, A माइनस ए नॉट प्रोपोर्शनल टू T होगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो क्या होगा? A माइनस ए नॉट प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इंटू टी का। अब जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी से इनको हटाते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं, तो कांस्टेंट डालना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे कर दीजिए, A माइनस ए नॉट इक्वल टू बीटा ए नॉट इंटू टी। अब बीटा निकालेंगे कैसे? ये दोनों को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो बीटा इक्वल टू हो गया A माइनस ए नॉट डिवाइडेड ए नॉट इंटू टी, वेयर बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब जब हम दोनों के बीच रिलेशन निकालते हैं, अल्फा और बीटा के बीच, तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा? बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इस दोनों रिलेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे क्या हो रहा है ना। क्या मैंने बताया कि चेंज इन लेंथ, यानी कि जब हम किसी धातु को, किसी भी मेटल को टेम्परेचर देते हैं, यानी उसमें हीट देते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। तो शुरुआत का मान लिया कि लेंथ एल नॉट था, और आफ्टर एक्सपेंशन लेंथ एल हो गया, है ना। तो दोनों का डिफरेंस किसके समानुपाती होगा? इनिशियल लेंथ का, यानी इनिशियल लेंथ जितना होगा उसी के रिस्पेक्ट में उसका एक्सपेंशन भी होगा, और एक्सपेंशन जो है अप्लाइड टेम्परेचर का
यानी जितना हम उसमें टेम्परेचर देंगे उसके समानुपाती। इसके बाद मैंने इस तरह से कैलकुलेट कर दिया, अल्फ़ा बीटा का मान दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा। चलिए आगे देखते हैं। इन एक्शन ऑफ सिरिंज विच लाइज अप्लीकेबल, है ना, सिरिंज का एक्शन किस नियम के तहत काम करता है। तो हम आप लोग को कुछ दे देते हैं लिस्ट। जो सबसे पहले देख लेते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गिल-साक्स लॉ और चार्ल्स लॉ कहते किसको हैं, है ना। तो बहुत शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक्स लॉ से। तो ध्यान दीजिएगा, बॉयल्स लॉ कहता है, पहले बॉयल्स लॉ, है ना, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कहता है कि प्रेशर जो होगा वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब, है ना। जब टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रख करके तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और अगर वॉल्यूम को घटाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर रख करके तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2। ये कहता है हमारा बॉयल्स लॉ। तो ये जो आपका एक्शन ऑफ सिरिंज है ना, ये इसी पे निर्भर करता है। एक्शन ऑफ सिरिंज क्या है, बॉयल्स लॉ पे ही डिपेंडेंट है। आगे देखिए, चार्ल्स लॉ किसको कहते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कहता है प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर इज कांस्टेंट। इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है और वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो टेम्परेचर का। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टेम्परेचर। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, V/T कांस्टेंट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, V1/T1 बराबर V2/T2। ये है हमारा चार्ल्स लॉ, है ना। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, और एक बच गया क्या, गे-लुसाक्स लॉ, है ना। गे-लुसाक्स लॉ क्या है, तो इसमें यहाँ पे लिख देते हैं ना। गे-लुसाक्स लॉ कहता है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P/T कांस्टेंट, तो P1/T1 बराबर P2/T2 कांस्टेंट। तो ये है हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक्स लॉ का शॉर्ट ओवरव्यू। इससे भी सवाल पूछा जाता है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो और भी हम लिस्टिंग कर देते हैं, बॉयल्स लॉ पे कौन कौन काम करता है, यानी कॉमन लाइफ में कहाँ कहाँ बॉयल्स लॉ हम लोग यूज करते हैं। देखिए बहुत सारे लिस्ट मैंने बना के लाया है। तो बाइसिकल पंप यानी साइकिल में जो हवा हम लोग भरते हैं वो भी बॉयल्स लॉ पे ही काम करता है। फिर एक्शन ऑफ सिरिंज, सिरिंज का एक्शन जो सुई देते हैं डॉक्टर लोग, ये भी बॉयल्स लॉ पे ही काम करता है। एक्शन ऑफ डायफ्राम ऑफ बॉडी, बॉडी का जो डायफ्राम है वो भी बॉयल्स लॉ पे ही काम करता है। सोडा केन, जो हम लोग सोडा पीते हैं, है ना, वो भी बॉयल्स लॉ पे ही काम करता है। फिर ह्यूमन ब्रीथिंग, जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, फेफड़े में हवा जाता है, फिर ब्लड के थ्रू पूरे सेल तक जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, तो ये भी बॉयल्स लॉ पे ही काम करता है। स्कूबा डाइविंग, देखते हैं आसमान से बहुत ऊंचाई पर जाता है गोताखोर लोग और वहाँ पर से मतलब कि पैराशूट लगा करके डाइविंग करता है, तो स्कूबा डाइविंग भी बॉयल्स लॉ पे ही काम करता है। फिर मेनी गैसेज आर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, बहुत सारे गैसों को बहुत ज़्यादा प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, जैसे CNG वगैरह। दिस वे दे वुड ऑक्यूपी अ स्मॉलर वॉल्यूम, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ताकि छोटे से छोटे वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा गैस आ जाए। तो ये भी किस प्रक्रिया के थ्रू, यानी किस प्रोसेस के थ्रू काम करता है, बॉयल्स लॉ के थ्रू। चलिए और भी एग्जाम्पल आपको दे देते हैं गे-लुसाक्स लॉ का। तो गे-लुसाक्स लॉ अभी हम लोग देखे थे, इसमें क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, टेम्परेचर का। तो फायरिंग ऑफ बुलेट यानी जो गोली छोड़ते हैं वो गे-लुसाक्स लॉ पे वर्क करता है। हीटिंग ए क्लोज्ड एरोसोल केन, यानी एरोसोल केन को गर्म करते हैं
तो ये भी हमारा गिल-साख फ्ला पे ही काम करता है। बर्निंग ऑटोमोबाइल टायर, कभी कभी देखते हैं गाड़ी चल रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है ना, और चूँकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है गैस का इसके अंदर जो भरा हुआ, तो ब्लास्ट कर जाता है ना। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, ब्लास्ट कर दिया। तो बर्निंग ऑटोमोबाइल टायर्स भी क्या है, गिल-साख फ्ला पे ही काम करता है। यानी एक और है लास्ट, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर भी किससे काम करता है, गिल-साख फ्ला पे। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो खाना जल्दी पक जाता है। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा।